राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वप्निल प्यासी, फाउंडर ऑफ प्यासी क्लासेस दमोह, आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से अपने फोकस्ड एग्ज़ाम की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिनमें आपको मिलेंगे हमारे टॉप एजुकेटर्स जैसे शुभम गुप्ता, हिमांशु तिवारी, दिनेश ठाकुर, राजुल श्रीवास्तव एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मित्रों, मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है। माय नेम इज़ स्वप्निल प्यासी। मैं दमोह के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान प्यासी क्लासेस दमोह का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्यासी क्लासेस दमोह। आई हैव 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास लगभग 5 से 6 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है, जहाँ पर पिछले 5 से 6 वर्षों से मैं अपने निजी शहर दमोह में बच्चों को MPPSC और मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में गाइड कर रहा हूं और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। मैंने मध्य प्रदेश पुलिस, MPSI, MP टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्वालिफाई किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी टू चैट विद योर एजुकेटर। आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पर आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, एंगेज इन डिस्कशन, उनके साथ डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, आस्क योर डाउट्स, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। यू विल ऑल्सो गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलेंगे। ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड। हमारे सभी कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस। आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट, ताकि आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। यू विल ऑल्सो गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलेंगे। इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट। आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से एवेल्युएट करें हमारे मॉक टेस्ट के जरिए और क्विजेस के जरिए, एंड गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। अपनी तैयारी पर बेहतर तरीके से एनालिसिस प्राप्त करें कि आपकी तैयारी में क्या कमी है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। यू विल ऑल्सो गेट अनलिमिटेड एक्सेस। आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। एक सब्सक्रिप्शन ही आपको हमारी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज में एक्सेस करा देगा। टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी योर डिवाइसेस, अपनी किसी भी आराम के हिसाब की डिवाइस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। यू विल ऑल्सो गेट फ्री लाइव क्लासेस ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म। You will experience our plus platform for free, and so please guys start learning from the best of our educators. We have some of our top educators on our special classes like Pawan Chaudhary, Shubham Gupta, Roop Singh Yadav, Amit Shukla, Gaurav Sharma, और ये सभी all these are sharing their experience of teaching and their knowledge। ये सभी अपने पढ़ाने का और अपने ज्ञान का अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे, जो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगा। सो प्लीज़ यू मस्ट ज्वाइन द अनअकैडमी। यू विल ऑल्सो गेट comprehensive syllabus, 24 courses on geography, 22 courses on history, 19 courses on Indian polity, 17 courses on science and technology, 12 courses on ethics, integrity and aptitude, 12 courses on Indian economy, 12 courses of practice and strategy, 11 कोर्स CSET के और 11 कोर्स ही करंट अफेयर्स के। इतना कम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको कहीं और किसी कोचिंग संस्थान में या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शायद ही मिलेगा, जो यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको मिलेगा। सो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप एंड ज्वाइन आवर प्लस प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर MPPSC एंड व्यापम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, क्योंकि मैं स्वप्निल प्यासी आप सभी को MPPSC प्रीलिम्स कम मेंस के लिए और व्यापम की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। MPPSC और व्यापम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक महीने का 1400,
3 महीने का 3500, 6 महीने का 5600, 12 महीने का 7000 और 24 महीने की 8400 रुपये फीस है। लेकिन यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के बाद 12 महीने की फीस 7000 से घटकर आपको केवल 6300 ही पे करना पड़ेगा, और 24 महीने यानी कि 2 साल की फीस यदि आप मेरा कोड रेफरल कोड SWAPNIL, फिर से सुनिए, SWAPNIL यूज़ करते हैं तो आपको 12 महीने की फीस यानी कि 8400 रुपये की जगह 10% डिस्काउंट काटने के बाद 7560 में मिलेगी। तो मेरा कोड यूज़ कीजिए और डिस्काउंट पाइए, 10% डिस्काउंट पाइए और अनअकैडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी ज्वाइन करने का कुछ और फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उससे बचने के लिए घर में रहना आवश्यक है, लेकिन हमें तैयारी तो करनी ही है। तो तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करें हम सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर फीस भी आपकी कम है, आपके समय की भी बचत होती है। आपको लगभग किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे अपन MPPSC या व्यापम की ही चर्चा करें तो लगभग 20 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे, जिनके साथ अपनी तैयारी को आप बेहतर आयाम दे पाएंगे। तो प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करें स्वप्निल SWAPNIL और 10% डिस्काउंट के साथ आगे तैयारी को बढ़ाएं, और कम फीस में 1 साल का 6300, 24 महीने का 7560। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपने आज की जो चर्चा मुझे आपके साथ करनी है उस पर बात करें तो आज हम बात करते हैं आपके टारगेट की। दोस्तों, आप में से अधिकतर विद्यार्थी ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें वो ऐसा कुछ कर पाएँ कि उनके परिवार को, उनको स्वयं को और उनके समाज को उन पर गर्व हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा जो एग्ज़ाम है वो केवल एक ही है, प्रशासनिक अधिकारी बनना। तो आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जैसे DSP, डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, ये ऐसे पद हो जाते हैं जिन पर पहुंचकर अब आप अपनी इच्छाएं, जो कि आपको समाज को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो पूरी कर सकते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर बन के, DSP बन के, SDM बन के, तहसीलदार बन के आप अपने समाज में, आप अपने घर परिवार में बड़े ही बेहतर तरीके से देखे जाते हैं, और आप लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि होती है, आध्यात्मिक संतुष्टि होती है, और एक प्रेस्टिजियस जॉब भी है। ये करियर के तौर पे इसको देखें तो बहुत ही अच्छा करियर भी है इसमें। तो यदि आप डिप्टी कलेक्टर, DSP, SDM, तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE उसको क्रैक करना होता है, और यदि आप मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो आपको MPPSC का एग्ज़ाम देना होगा। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं MPPSC एग्ज़ाम के संबंध में। MPPSC एग्ज़ाम की बात करने से पहले मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कई हज़ारों नहीं कई लाखों विद्यार्थी उस एग्ज़ाम को देते हैं। कहने का मतलब है ये एग्ज़ाम ना होकर एक प्रकार का युद्ध हो जाता है, जहाँ पर कई सारे योद्धा एक साथ मैदान में उतरते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चाणक्य ने कहा है कि युद्ध जो है वो लड़े तो मैदान में जाते हैं, लेकिन जीते अपने दिमाग से जाते हैं, अपनी बुद्धि से जीते जाते हैं, बेहतर प्लानिंग से जीते जाते हैं। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के संबंध में, चाहे वो MPPSC ही क्यों ना हो, कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम उस एग्ज़ाम की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो वे कुछ बातें इस तरीके से हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कहने का मतलब है किस तरीके से वो एग्ज़ाम होता है, कितनी उसकी स्टेजेस होती हैं, किन स्टेजेस को पार करके हमें हमारी वांछित मंजिल जो हम बनना चाहते हैं वो मिलती है। किस तरीके का एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम है कि लंबा एग्ज़ाम है। जैसे आप MPPSC की बात करें तो ये 1 डे एग्ज़ाम नहीं है, ये 3 चरणों में होता है।
आप MPSI की बात करें तो वो 1 डे एग्ज़ाम है, वो एक दिन में हो जाता है। UPSC की बात करें तो ये भी 1 डे एग्ज़ाम नहीं है, ये भी 3 से 4 चरणों में पूरा होता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है एग्ज़ाम पैटर्न की, कि किस तरीके के उसमें एग्ज़ाम होता है, किस तरीके के कितने नंबर के किस टाइप के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद जो चीज़ हमें ध्यान देनी होती है वो ये होती है कि उस एग्ज़ाम के संबंध में उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है तो हम उस तैयारी को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सिलेबस क्या है ये समझने का मतलब है कि हमें सिलेबस की बेहतर तरीके से समझ होनी चाहिए। सिलेबस का पता होना ही पर्याप्त नहीं है, सिलेबस की समझ होना भी चाहिए। समझ कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी शब्द लिखा है तो उसका विस्तार क्या है, कहने का मतलब है सिलेबस का विस्तार क्या है। क्योंकि जैसे आप SI की बात करें तो SI के एग्ज़ाम में भी संविधान एवं राज्य व्यवस्था आती है और MPPSC में भी संविधान एवं राज्य व्यवस्था आती है। तो दोनों की अप्रोच में अंतर हो जाता है कि जहाँ पर संविधान एवं राज्य व्यवस्था MPPSC के एग्ज़ाम से संबंधित है और MPSI के एग्ज़ाम से संबंधित है तो दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के सिलेबस का विस्तार अलग हो जाएगा। SI में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन यदि हम MPPSC की बात करें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहेगा। वैसे हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट में भी है। तो हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से आगे समझना है कि सिलेबस का विस्तार क्या है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि पर डे आपके पास अपना एक सिलेबस होना चाहिए जो आपको सोने से पहले देखना है प्रतिदिन, और उठने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट उस सिलेबस को बड़े अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर भी मैं आगे आपको इस क्लास में सिलेबस को समझाऊंगा। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बाद, एग्ज़ाम सिलेबस के बाद हमें यह भी ध्यान देना होता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रश्न की प्रकृति क्या है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी हम किस अप्रोच के साथ करें। क्या केवल हमें फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि पुलिस में आ जाता है, MP पुलिस में, MPSI में या अन्य पेपर में आ जाता है, लेकिन जब हम फिर MPPSC की या UPSC की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़े से नेचर ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न की प्रकृति अलग हो जाती है, हमारे पढ़ने की जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग हो जाती है। नेचर ऑफ क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ जाता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये आइडिया रहता है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं या क्या पूछा जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमारे पास बैक ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी अवेलेबल। पिछले कई वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे पास होने चाहिए। जब आप प्रतिदिन जब तैयारी में शुरू कर रहे हों तो शुरुआत के 1-2 महीने यदि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। होगा क्या कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ आपके काम की है और क्या चीज़ आपके काम की नहीं है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन से हमें आइडिया ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम सिलेबस हो गया, नेचर ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और नेचर ऑफ क्वेश्चन की जानकारी, तब उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति या प्लानिंग उसको बना पाने में सक्षम होते हैं। तो आपकी रणनीति क्या हो, ये क्या है, आगे की कक्षाओं में आपको रणनीति के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो MPPSC के एग्ज़ाम से संबंधित होती हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। रणनीति की जहाँ तक बात है तो हमें रणनीति के तौर पर एग्ज़ाम पैटर्न का मालूम होना चाहिए, सिलेबस का मालूम होना चाहिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। यदि आपके पास NCERT बुक्स अवेलेबल नहीं है या उतना अमाउंट आपके पास नहीं है तो वो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे टॉप एजुकेटर्स जो हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक NCERT की बुक का विथ एनालिटिकल वे विद एग्ज़ाम कंसर्न उसकी व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो आपकी NCERT की प्रॉब्लम तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी बात होती है क्लास नोट्स की। तो मैंने पहले ही कहा किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप MPPSC की बात करें तो लगभग 20 से ज़्यादा बहुत ही अच्छे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। उनके नोट्स
जो खुद पहले कई प्रकार के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मांगना नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आप यदि टेलीग्राम चैनल में जुड़ते हैं तो वो अपने आप आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दो चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई, एनसीईआरटी भी हो जाएंगी। अगली बात क्या हो जाएगी, आपके जो नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं, वो आपको वो भी उपलब्ध हो पाएंगे। तीसरी चीज़ आपको करना ये है कि पर डे जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं या मेरे अलावा कई अन्य एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट कंसर्न से उनको ध्यान से पढ़ना है। सब दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, बैठ करके पढ़ना, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो रणनीति के तौर पे अपन आगे बढ़ें। तो रणनीति में मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, यानी कि आपका रोड मैप क्या हो। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो सभी बातें एग्ज़ाम पैटर्न की हो, चाहे सिलेबस की हो, चाहे नेचर ऑफ क्वेश्चन की हो, चाहे आपकी रणनीति की हो, वो सभी आपको मैंने यहाँ पर बताई। अब करना क्या है, आपको करना ये है कि मेरा कोड यूज़ करना है SWAPNIL और 10% डिस्काउंट लेके 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना है, ताकि आप एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सकें। यहाँ पर हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी के एग्ज़ाम की। थोड़ा सा पानी पी लूँ। जहाँ तक एग्ज़ाम पैटर्न की बात है तो मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले ही वर्ष 2019 और 2020 में हुआ क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। तो हम यहाँ पर नए 2020 से जो लागू हुआ एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस, उसकी यहाँ पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें सेम ही हैं, जैसे एमपीपीएससी की 3 स्टेजेस होती हैं, इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण की बात करें तो पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, ओएमआर सीट बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड करी जाती है। ये बैरियर होता है, ये पार करने के बाद आप अगले चरण में पहुँचते हैं, जहाँ पर आपकी ज्ञान की असली परीक्षा होती है, जिसे बोलते हैं मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। ये रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित और व्याख्यायित होता है, रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। कुल मिला के आपके ज्ञान की जो असली परीक्षा होगी वो यहीं होगी। कहाँ पर होगी? मेंस में होगी। और अंतिम और आखिरी चरण जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है वो होता है इंटरव्यू। और इससे अधिक जानकारी, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको जानकारी पूरी दूँ ना, लेकिन यदि आपको लगता है कुछ जानकारी रह गई है तो वो www.mppsc.nic.in इस पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं आपके साथ प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के संबंध में बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सेकंड पेपर। दोनों पेपर जो होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल कहने का मतलब होता है हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में भी। तो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों बच्चे ये प्रीलिम्स का पेपर दे सकते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, दूसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। यहाँ पर हमें स्कोर करना होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इन 200 मार्क्स के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स अवेलेबल होते हैं। यही जनरल स्टडीज़ के पेपर के आधार पर मेरिट बनती है। और कहने का मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश यहाँ पर करना है। दूसरा पेपर होता है GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क्स मिलेंगे और इन 200 मार्क्स के लिए आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन पर 2 नंबर होंगे। यहाँ ये ध्यान रखें, ये पेपर ओनली क्वालिफाइंग है। यहाँ पर हमें केवल 40% नंबर ही प्राप्त करना है, उससे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। SC, ST और OBC और दिव्यांग के लिए यहाँ पर केवल 30% जरूरी होता है। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सेवा के अलावा मध्य प्रदेश की वन सेवा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं
यानी फॉरेस्ट वाला भी यदि आप पेपर दे रहे हैं तो आपको चाहे जनरल स्टडीज़ हो चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, दोनों में स्कोर करना जरूरी है। अदरवाइज आपको जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद अगला चरण होता है मेंस का, जिसमें 6 पेपर होते हैं। मेंस में कितने पेपर होते हैं? टोटल 6 पेपर्स, 6 पेपर होते हैं जो 1400 मार्क्स के होते हैं, 1400 मार्क्स के होते हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करें। पहले पेपर की हम बात करते हैं। पहला पेपर यानी कि जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट में एक पेपर होता है हिस्ट्री और इसका दूसरा सेक्शन होता है ज्योग्राफी का। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, दूसरा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। यहाँ पर चर्चा करना है तो यहाँ पर भी हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा? 3 घंटे का। ध्यान रखना है कि जो मेंस का ये पेपर होगा ये रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पर हमें 3 घंटे का समय मिलेगा और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ये होगा, इतिहास और भूगोल। दूसरा पेपर जीएस सेकंड, जो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, 3 विषय यहाँ पर पूछे जाएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। ये भी कितने घंटे का होगा? ये 3 घंटे का होगा। यहाँ पर भी कितने मार्क्स होंगे? 300 मार्क्स होंगे। बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक। अगले पेपर की बात करें, जीएस थर्ड पेपर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, यानी कि विज्ञान एंड और तकनीकी का होगा। ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। यहाँ पर 10 इकाई है साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी कि इस बार, अब की बार जीएस थर्ड पेपर पर हम यदि ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अच्छा स्कोर करते हैं, तो आगे बढ़ने के चांस हमारे बहुत ही तरीके से परफेक्ट और परिपक्व हो जाते हैं। यहाँ इसके भी बात करें तो ये भी 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के साथ साथ यहाँ पर भी 300 नंबर होंगे और ये भी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे पेपर पर। चौथा पेपर यानी कि जीएस 4, यहाँ पर ये फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से? फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 विषय यहाँ पर भी होंगे। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। विशेष बात यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 200। फिर वही चीज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ये पेपर उपलब्ध होगा। इसके बाद जो अगले 2 पेपर हैं, इनमें ये विशेष बात है कि दोनों हिंदी मीडियम में ही होंगे। तो पहला पेपर जो है वो जनरल हिंदी एंड ग्रामर का है, जो 2 घंटे में होगा और इसके लिए भी 200 नंबर होंगे। केवल हिंदी मीडियम में ही होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको हिंदी माध्यम में ही ये पेपर देना है। तो थोड़ी सा आप हिंदी ग्रामर पे ध्यान दें। अगला पेपर है हिंदी एसे एंड ड्राफ्ट राइटिंग, यानी कि हिंदी में निबंध और प्रारूप लेखन का। इसमें भी 2 घंटे का समय होगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। यहाँ लिख नहीं पाया है, 2 घंटे का समय, 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये भी हिंदी मीडियम में ही होगा, थोड़ी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये आपका मेंस का डिस्क्रिप्शन रहा, जहाँ पर 6 पेपर 1400 मार्क्स के पेपर होंगे और आखिरी के 2 पेपर, छठवां और 5वां पेपर, दोनों हिंदी माध्यम में आपको देने हैं। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला पोर्शन जो है, लास्ट चरण, जो आपको आपकी मंजिल के एक कदम और यानी कि आखिरी कदम तक ले जाएगा, जिसका नाम है इंटरव्यू, जहां पर आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। तो जब भी इंटरव्यू आप फेस करें, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें, क्योंकि आपका जो ये पर्सनालिटी टेस्ट है, जो आपका ज्ञान का जो असली परीक्षण था वो मेंस में हो गया है। तो अब आपको करना क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की हमने बात की। अब इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न हमने आपको समझा दिया था। यहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जीएस पेपर फर्स्ट की। जीएस पेपर फर्स्ट की, जीएस पेपर फर्स्ट में हम चर्चा करते हैं। हमने पहले ही आपको बताया है 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का यहाँ पर समय होगा।
इसमें दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों ही 150 नंबर के होंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही 150 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके आगे प्रत्येक सेक्शन में यानी कि प्रत्येक खंड में 5 यूनिट होंगी और हर यूनिट पे 30 मार्क्स होंगे। तो 5 तिया 15 यानी कि 150 नंबर एक खंड पर और 150 नंबर सेकंड सेक्शन पे। हर सेक्शन में 5 यूनिट और हर यूनिट पे 30 नंबर। अब बात कर लेती हैं हर यूनिट में क्या होगा। फ्रॉम ईच यूनिट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रत्येक यूनिट से आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले नंबर तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन प्रश्नों के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 3 नंबर। और इनकी शब्द सीमा, वर्ड लिमिट जो है वो कितनी रहेगी? 10। यानी कि 3 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 3-3 मार्क्स के होंगे और इनको आपको 10 शब्द या फिर एक पंक्ति में लिखना है। दूसरे पोर्शन में हम बात करें तो 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय। कैसे होंगे? लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहां पर एक एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा? 5। और यहां पर जो आपको शब्द सीमा रखनी है वो कितनी रखनी है? 50, यानी कि 5 से 6 पंक्तियां। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा लॉन्ग आंसर पे। कैसा रहेगा? लॉन्ग आंसर, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न पे आपको कितने नंबर रहेंगे? 11। और यहां पर इसकी शब्द सीमा रहेगी लगभग 200 शब्द। तो इस तरीके से हमने समझा जीएस पेपर फर्स्ट में 300 मार्क्स हैं, 3 घंटे हैं, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे जिनकी शब्द सीमा रहेगी 10। 5 नंबर के 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे जिनकी शब्द सीमा रहेगी 50 और 11 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसकी शब्द सीमा रहेगी 200 शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर भी 300 मार्क्स हैं और 3 घंटे का समय है। यहाँ पर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये डिवाइडेड है और हर सेक्शन पे 150 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? हर सेक्शन पर 150 नंबर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके आगे बात करें, 5 यूनिट रहेंगी हर सेक्शन में और हर यूनिट पे 30 मार्क्स रहेंगे। 5 यूनिट 30 मार्क्स, 5 तिया 15, 150 पर। ठीक है, अब हर यूनिट्स में फिर वही जैसा कि जीएस फर्स्ट में हमने समझा था कि 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 3-3 मार्क्स के रहेंगे और इनकी शब्द सीमा दोबारा कितनी रहेगी? 10। ऐसे ही दूसरी बार 2 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर के यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इनका जो नंबर रहेगा, मार्क्स रहेगा, वो कितना रहेगा? 5 और इनकी शब्द सीमा पुनः कितनी रहेगी? 50 शब्द। फिर एक क्वेश्चन और रहेगा जो लॉन्ग आंसर रहेगा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसको थोड़ी व्याख्यात तरीके से आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है। इसके लिए आपको 11 नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पर भी शब्द सीमा रहेगी 200। थोड़ी ये ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्रॉम ईच यूनिट जो क्वेश्चन की संख्या है वो ऊपर नीचे की जा सकती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस पेपर थर्ड की, जो फिर से 300 मार्क्स का होगा जिसके लिए 3 घंटे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूनिट जो हैं, यूनिट की संख्या कितनी रहेगी? 10। कितनी यूनिट रहेंगी? 10 इकाई। यहाँ पर 10 इकाई हमसे पूछी जाएंगी। 10 इकाई में हर इकाई से अगर यदि हम बात करें तो वैसे ही जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में और सेकंड में क्वेश्चन है उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाने हैं। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनके लिए 3-3 नंबर मिलेंगे और वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 10 शब्द यानी कि एक पंक्ति के लगभग। दूसरी बात करें तो 2 क्वेश्चन दोबारा से शॉर्ट आंसर रहेंगे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ये लिखा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से एग्जाम के सिलेबस में उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट, सामान्यतः जो जनरली होना चाहिए वो ऐसे ही होता है। तो 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे और जिनकी शब्द सीमा रहेगी 50। और इसके बाद फिर से एक लॉन्ग आंसर रहेगा जिसमें 11 नंबर रहेंगे और जिनकी शब्द सीमा रहेगी 200। तो इस तरीके से GS1, GS2, GS3 में क्वेश्चन टाइप
और नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, तो वो काय का है, इनके यूनिट्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएस पेपर 4 जो कि 200 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का है, और 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर 5 यूनिट होंगी। थोड़ी सी विशेष बात यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, 5 यूनिट जो होंगी उनमें से शुरुआत की जो 4 यूनिट हैं, शुरुआत की जो 4 यूनिट हैं, यहाँ हम ध्यान दें कि कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन। कैसे रहेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हर प्रश्न के लिए कितने मार्क्स रहेंगे? 2 मार्क्स। 3 मार्क्स रहेंगे, यहाँ पर लिख गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने मार्क्स रहेंगे? नहीं, 2 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स। और इनकी शब्द सीमा रहेगी 10। दूसरे रहेंगे शॉर्ट आंसर, और ये क्वेश्चन संख्या रहेगी इनकी 2। तो 5 वेरी शॉर्ट आंसर और 2 शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय के लिए 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द, यानी कि 5 से 6 पंक्तियाँ। और एक होगा लॉन्ग आंसर, एक होगा लॉन्ग आंसर जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान रखना, कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 20। और यहाँ पर आपको जो शब्द सीमा रखना है वो रखना है लगभग 200 शब्द, यानी कि 20 से 22 पंक्तियाँ। अब बात करते हैं, शुरुआत की 4 यूनिट ऐसी रहेंगी। इसके बाद आखिरी यूनिट जो रहेगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, 2 केस स्टडीज आपसे पूछी जाएंगी। कितनी स्टडी? केस स्टडी कितनी? 2। तो 2 केस स्टडी आपसे यहाँ पर पूछी जानी है। हर केस स्टडी पर आपको, हर केस स्टडी पर ईच केस स्टडी यू विल गेट 20 मार्क्स, और हर केस स्टडी पर आपको 500 शब्दों में उत्तर क्या करना है? लिखना है। तो ये GS 4 का डिस्क्रिप्शन रहा, जहाँ मैंने आपको बताया 5 यूनिट, शुरुआत की 4 यूनिट से 5 वेरी शॉर्ट आंसर 2-2 मार्क्स के, 2 शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स के, और एक लॉन्ग आंसर जो कि 20 मार्क्स का है। और 5वीं यूनिट से 2 केस स्टडी रहेंगी, 2 केस स्टडीज रहेंगी। ईच विल गेट 20 मार्क्स, हर केस स्टडी पर 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, और 500 शब्दों में 500 वर्ड्स में आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद GS पेपर 5 जो कि 200 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर भी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें GS पेपर 5 को। यहाँ पर सबसे कुल मिला के 8 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे आपको? 8। तो हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले हम कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं? पहले, यहाँ पहले प्रश्न में आपसे 25 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 25 या 75, यानी कि पहला क्वेश्चन लगभग 75 नंबर का रहेगा, और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम से। दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे, पर प्रश्न 5 मार्क्स का होगा, यानी कि ये लघुत्तर ये भी रहेगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर कुल कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर। ये कहाँ से पूछा जाएगा आपसे? अलंकारों से। ध्यान रखना, कहाँ से पूछा जाएगा? अलंकारों से। इसके बाद तीसरे प्रश्न में बात करें तो 2 उपप्रश्न हैं। उपप्रश्न का मतलब यहाँ पर क्या है? हमें ट्रांसलेशन करना है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो काय का है? ट्रांसलेशन का, यानी कि वाक्यों का अनुवाद करना। पहला रहेगा हिंदी से इंग्लिश, जिसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा रहेगा इंग्लिश से हिंदी, जिसके लिए 15 मार्क्स रहेंगे। तो ट्रांसलेशन करना है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। टोटल यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 35 मार्क्स मिलेंगे ट्रांसलेशन के। इसके बाद अगला जो 4th क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी व्याकरण में ग्रामेटिकल पोर्शन, संधि, समास, विराम चिन्ह और अन्य कई चीज़ें जो ग्रामेटिकल पोर्शन से, व्याकरणिक भाग से हिंदी के होती हैं, वहाँ से रहेंगे। और यहाँ पर 20 मार्क्स का पोर्शन यहाँ पर ये 4थे क्वेश्चन में आपसे रहेगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है वो प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली है, शुरुआती व्याकरण शब्दावली है, जिसके लिए 20 मार्क्स आवंटित किए गए हैं, 20 मार्क्स आर गिवन फॉर दैट। इसके बाद 6वें प्रश्न पर हम बात करते हैं। 6वें प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो आपठित गद्यांश, ये कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। जो आपठित गद्यांश का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा ना हो, और वो गद्यांश आपसे दिया जाएगा।
वहाँ पर आपसे उसकी समरी भी पूछी जा सकती है, या बीच बीच में 2 या 2 3 3 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसी गद्यांश के अंदर से निकाल के आपको उत्तर देना होते हैं और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उतना कठिन ये नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें 200 मार्क्स कम नहीं होते हैं मेंस में, तो इस पेपर की विशेष तौर पर तैयारी करें। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में पल्लवन होगा। पल्लवन का मतलब होता है भाव पल्लवन, ट्रांसफॉर्मेशन करना उसका। इसके लिए 10 नंबर रहेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और 8वें क्वेश्चन में गद्यांश संक्षेपण होगा, गद्यांश को संक्षेप में करना है। ये मैं बाइलिंगुअल नहीं बता रहा हूँ, ना तो ये हिंदी इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो 5वां पेपर है और 6वां पेपर, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको हिंदी में ही ये लिखना है, ध्यान रखें। तो इसलिए मैं इसको हिंदी में ही बता रहा हूँ। गद्यांश को संक्षेप में करना है, इसके लिए 10 नंबर रहेंगे। तो इस तरीके से ये 200 नंबर का 5वां पेपर रहा, जिसमें 8 क्वेश्चन, और उन 8 क्वेश्चन को भी सब क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से, अलंकारों से, वाक्यों के अनुवाद से, हिंदी व्याकरण से, प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली से, अपठित गद्यांश से, भाव पल्लवन से और गद्यांश संक्षेपण से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर इसकी बेहतर तरीके से तैयारी करें। अगला पेपर है 6वां पेपर, और इस 6वें पेपर में 100 मार्क्स हैं। ये 2 घंटे का रहेगा। ये हिंदी ऐसे एंड ड्राफ्ट राइटिंग का रहेगा, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का रहेगा। यहाँ ये ध्यान रखें कि ये भी आपको हिंदी में ही लिखना है। ये काय में लिखना है? ये भी हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होगा? निबंध होगा। एक विषय पर हमें निबंध लिखना है, 1000 शब्दों में लिखना है, निबंध हिंदी में ही लिखना है, और इस पर आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हमने बात करी पहले क्वेश्चन की, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हमने चर्चा की। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो दूसरा क्वेश्चन है निबंध, समसामयिक सामयिक समस्या व निदान, यानी कि यहाँ ये शब्द ध्यान रखें, समसामयिक समस्या। अब ये समसामयिक समस्या जो है वो किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकती है, चाहे आप साइंस एंड टेक्स से ले लें, चाहे इकोनॉमिक्स से ले लें, चाहे पॉलिटिक्स से ले लें, चाहे राजनीति से ले लें, या फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ले लें जो करंट इशू चल रहा है। जैसे आज की डेट में सबसे बड़ा इशू चल रहा है कोरोना। कोरोना से मतलब है वायरल डिसीज़, है ना। वायरल डिसीज़ और उनके संबंध में भारत सरकार के प्रयास, ऐसा भी निबंध आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने उदाहरण करके आपको बताया है। तो ये कितने शब्दों में लिखना है? 500 शब्दों में, सॉरी, और इस पे 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। निबंध जो पहला 1000 शब्दों में हमें लिखना था हिंदी में, वहाँ पर कितने मार्क्स मिलने हैं? 50 मार्क्स। शब्द सीमा कितनी रखनी है? 1000। इसके बाद अगले तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये ध्यान रखें, ये काय का होगा? ये आपका प्रारूप लेखन का होगा। ये काय का होगा? ये आपका प्रारूप लेखन का। और यहाँ पर आपको 2 प्रारूप लेखन करना है। कितने प्रारूप लेखन करना है? 2। और प्रत्येक 250 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। और प्रत्येक के लिए 25 मार्क्स होंगे। ध्यान रखना, सब क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उप प्रश्न भी यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर वही बात, पूरे सिलेबस में एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है, MPPSC की वेबसाइट पर यहाँ पर विशेष तौर पर उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पेपर। तो चलिए, ये हमने मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करी, जिसमें हमने GS पेपर फर्स्ट से लेके GS पेपर 6 तक आपको हमने बताया। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। यहाँ पर हम विशेष तौर पे चर्चा कर रहे हैं सिलेबस की। थोड़ा सिलेबस बताने के पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर आपसे चर्चा करता हूँ। चलिए, MPPSC प्री सिलेबस की हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। काय की चर्चा कर रहे हैं? MPPSC प्री सिलेबस की। ध्यान रखना, पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा। कोई टेंशन तो नहीं? ठीक है। तो जो पहला पेपर है, ये पहला पेपर आपका मध्य प्रदेश से रहेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास से रहेगा। काय से रहेगा? मध्य प्रदेश के इतिहास से, इतिहास, संस्कृति और साहित्य। हमें मध्य प्रदेश का इतिहास,
संस्कृति और साहित्य यहाँ पर देखना है। मैंने पहले ही कहा था केवल मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब है मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिलेबस के विस्तार की। सिलेबस का विस्तार क्या है चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं मध्य प्रदेश की वो, और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश जो रहे हैं वो, उनकी हमें यहाँ पर चर्चा करना है, या उनके संबंध में जानकारी, यानी कि पूरा आयाम हमें यहाँ पर देखना है। दूसरा हिस्सा ये आता है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश से क्या योगदान रहा है उसकी चर्चा करना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, और प्रमुख कला के साथ साथ स्थापत्य कला की भी यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। और इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, तो इतनी चीज़ें हमें देखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख त्योहार हैं, क्या हैं प्रमुख त्योहार, उसके बाद लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, इतनी चीज़ों को हमें इसमें और अध्ययन करना है। इसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। ये मैं आपसे मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा की बात करता हूँ जो मुख्य रूप से फैक्चुअल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक संगठन और पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, कौन से पर्यटन स्थल की क्या विशेषता है, वो कहाँ पर स्थापित है, या क्या उसकी अन्य फीचर्स हैं जो हमें ध्यान देना है। और आखिरी जो मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति और साहित्य से मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। चलिए एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हिस्ट्री लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ हमें बात करना है इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर क्या, मेजर डायनेस्टीज। ठीक है, आगे बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। अगली चीज़ क्या है, मेजर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट एंड फोक लिटरेचर। नेक्स्ट पोर्शन, चीफ लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड हिज वर्क्स, और उनकी कृतियाँ। मेजर रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड प्रोमिनेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के हिस्ट्री एंड लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने समझाया। इसके बाद अगले पोर्शन की बात करते हैं, वो है भारत के इतिहास से संबंधित। वो कहाँ से है, भारत के इतिहास से संबंधित। तो भारत के इतिहास में हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्या लिखा है, प्राचीन यानी कि एंशियंट, मध्यकालीन यानी कि मेडुअल। भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। ठीक है, अगली चीज, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला है स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और लास्ट स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। कहने का मतलब है हिस्ट्री के चारों पोर्शन यहाँ पर हमें ध्यान देना है, एंशियंट, मेडुअल, आज़ादी के समय का इतिहास, और आज़ादी के बाद का हिस्ट्री। चलो इसको इंग्लिश में एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मेन फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मेडुअल इंडिया। ठीक है, अगली चीज क्या है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th-20th सेंचुरी। अगला क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और लास्ट क्या है, इंटीग्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए 2 मिनट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। फिर इसके बाद अगली बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। फिर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। इसके बाद मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। इन सभी चीज़ों की चर्चा मध्य प्रदेश के संदर्भ में तीसरे इकाई में हमें करना है। यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लें। देखें, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ मध्य प्रदेश। अगली बात करेंगे काय की? ट्रांसपोर्ट। काय की बात करना है हमें? ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर हमें चर्चा काय करना है? मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर आपको बात करना है मेजर इरिगेशन। काय की चर्चा करना है? मेजर इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मेजर इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। इन चीज़ों की भी हमें आगे चर्चा करनी है। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है भारत एवं विश्व के भूगोल का। काय का है? भारत एवं विश्व के भूगोल का। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक भूगोल की। काय की बात करेंगे हम? भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल की विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। भौतिक भूगोल की विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, जिनमें हम बात करेंगे खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी। कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर कितनी वन संपदा है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है, कौन सा खनिज कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। जल की बात करें तो नदियों की चर्चा करते हैं, खेती से संबंधित चीज़ों की बात करते हैं, वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, सफारी की यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अगला है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आ जाती हैं चीज़ें जनसंख्या संबंधी और जनांगीकी संबंधी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियाँ। जनसंख्या संबंधी जानकारी, जनांगीकी संबंधी जानकारी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, इन सब चीज़ों की हमें सामाजिक भूगोल में बात करनी है, क्योंकि ये हमारे समाज से संबंधित चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक भूगोल की। काय की चर्चा करनी है? आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा वो काय का है? आर्थिक भूगोल, जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन यानी कि उद्योग, यातायात के साधन, इन चीज़ों की हमें चर्चा करनी है। फिर इसके बाद एक बहुत ही विशेष पोर्शन जहाँ पे विश्व के महाद्वीप, विश्व के देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत, इनकी हमें चर्चा करनी है। फिर उसके बाद विश्व के प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, उनकी चर्चा। और आखिरी परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसको एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं। सबसे पहले देखना है फिजिकल ज्योग्राफी। क्या देखना है? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचुरल टेरिटरीज। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट मिनरल वेल्थ, एक्वाकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरी, सफारी एंड सो ऑन थिंग्स। उसके बाद सोशल ज्योग्राफी में पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, सेक्स रेशो, लिटरेसी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें देखना है नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशन, रिवर्स, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के संबंध में, वर्ल्ड के संबंध में कंट्रीज, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, इनको भी हमें क्या करना है? देखना है। फिर उसके बाद वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेस, विश्व के प्राकृतिक संसाधन देखना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। लास्ट पोर्शन ये चौथे पोर्शन का था।
इसके बाद मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ें फिर से हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए, पहला पोर्शन जो है वो है मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का, जहाँ पर हमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में इन 4 चीज़ों का अध्ययन करना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसकी भी चर्चा करनी है। तो ये रही मध्य प्रदेश की राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। फिर वही बात ध्यान रखना है, ये लग तो छोटा रहा है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बड़े ही विस्तृत रूप में उभर के सामने आएगा। अगला है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। क्या राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं? इंग्लिश में इसको देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द स्टेट। क्या देखना है हमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, what is constitutional system of Madhya Pradesh, in which we can see governor, cabinet, assembly and high court. Next, the 3 tier of panchayati raj. We have to see the 3 tier of panchayati raj. पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन सिस्टम इन मध्य प्रदेश, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन मध्य प्रदेश। द सेकेंड स्टेज इज बी, स्टेट इकोनॉमी, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था। डेमोग्राफिक एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, कास्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, स्केड्यूल कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ट्राइब्स, मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश। वी हैव टू सी इन देम इन अ मेजर मैनर। सो नेक्स्ट बी मूविंग ऑन, 6वें पोर्शन पे हम यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। क्या है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था? पहली हमें क्या देखना है? भारत शासन अधिनियम, कौन कौन से? 1919 वाला और 1935, इन दोनों को हमें व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है। दूसरी चीज़ हमें देखना है संविधान सभा। क्या देखना है? संविधान सभा। अगली चीज़ हमें देखना है संघीय कार्यपालिका, और अगली चीज़ देखना है राष्ट्रपति एवं संसद। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। इसके बाद नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य, और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। अगला पोर्शन है संवैधानिक संशोधन। क्या है? संवैधानिक संशोधन। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था क्या कैसी है मध्य प्रदेश में, इसका अध्ययन करना है। अगला पोर्शन जो है वो अर्थव्यवस्था का है। ये दोनों पोर्शन ये काय के हैं? अर्थव्यवस्था के, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, और क्या देखना है? भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। वित्तीय संस्थाएं हमें यहाँ विशेष तौर पर देखना है। क्या देखना है? वित्तीय संस्थाएं, जिनमें रिजर्व बैंक, छोटा सा नहीं है ये। रिजर्व बैंक का मतलब है रिजर्व बैंक कब से है, रिजर्व बैंक कैसे आया, रिजर्व बैंक के काम क्या है, वर्तमान में क्या काम कर रहा है, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है रिजर्व बैंक की, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्य बैंक, सेबी, सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, एंड सो ऑन द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इंडियन इकोनॉमी। इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। इसको एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द 6th पोर्शन ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, दैट इज Constitution of India, Constitution of India, Governance and Economy. First we have to see Indian Government Act 1999 and 1935. Second, we have to see Constituent Assembly. Next, Federal Executive, President and Parliament. Next one, Fundamental Rights, Duties, Fundamental Duties,
DPSP, Directive Principle of State Policy. The next one about Indian economy. We have to see Indian economy, industrial development, and foreign trade, import and export. Foreign trade, import and export. Next thing, what we have to see here, that is financial institutions. What is that? That is financial institution like Reserve Bank, nationalized bank, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. वी हैव टू सी दीज ऑल थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट पोर्सन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया. सो द सिक्स्थ पोर्सन हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ MPPSC प्रीलिम्स. द नेक्स्ट इज, इसको एक बार हिंदी में देखते हैं पहले, फिर उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे. बिकॉज ये आपकी क्लासेस जो मैं लूँगा वो कैसी रहेंगी, बायलिंगुअल. ये हमारा जो पोर्शन है ये काय का है, ये हमारा जो पोर्शन जो है ये विज्ञान और पर्यावरण का है. सातवीं इकाई की है विज्ञान और पर्यावरण, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा. विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां और उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. उसके बाद पर्यावरण एवं जैव विविधता. फिर हमें देखना है पारिस्थितिकी तंत्र. उसके बाद ये पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण, पोषण कहाँ से मिलता है, आहार एवं पोषक तत्व. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर हमें देखना है. फिर एक शब्द में, छोटे से शब्द ने बहुत कुछ कह दिया. क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर की संरचना. ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है. यहाँ पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, मानव शरीर की संरचना और पोषण. यहाँ लिखा तो ये छोटा सा है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन, इसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा है. आगे हमें बात करना है कहाँ, कृषि उत्पाद एवं तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम. उसके बाद नेक्स्ट है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन. तो ये हिंदी में रहा. इसके बाद एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं. इससे होता क्या है, जब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ तो जिनकी हिंदी कमज़ोर है उनकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी. ठीक है. तो साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान एवं पर्यावरण. यहाँ पर हमें ये देखना, सबसे पहले पोर्शन, द फर्स्ट पोर्शन विच वी हैव टू सी, fundamental principle of science. Next, major scientific institutes of India and their achievement, satellite and space technology. Next, environment and biodiversity. Next, ecosystem. Next portion, which is the most important portion, nutrition, diet and nutrients, human body compositions. Most important portion of the seventh topic of MPPSC pre-syllabus 2020. Next, what we have to see, agriculture producer technology. Next है food processing, health policies, most important, and health programs. ये आता ही आता है. इसके बाद है pollution, natural disasters and disaster management. द एट्थ पोर्शन ऑफ MPPSC प्री सिलेबस, इसको हम फिर से एक बार हिंदी में समझेंगे. यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय एवं समसामयिक घटनाएं. पहले पे क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान जो कि चर्चा में रहे हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स. भारत, क्या लिखा है, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार. क्या क्या, खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार. यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है. नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी. इसमें हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है. क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी. नेक्स्ट क्या है, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस. नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट and social networking side and e-commerce, which we have to see for MPPSC prelims. The next portion, now we can see this in English. Important personality and location.
इम्पोर्टेंट इवेंट्स, मेजर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड अवार्ड्स। ठीक है। द नाइन्थ आई हैव ऑल्सो told you in English before. So let we move on the 10th portion which has changed. 10वां पोर्शन जो 2019 की अपेक्षा थोड़ा सा बदल गया है और ये तो अपने लिए बहुत ही आसान हो गया है, सरल हो गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है भारत निर्वाचन आयोग, उसके बाद हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद देखेंगे यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, फिर जहाँ से हम हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद नीति आयोग, उसके बाद मानव अधिकार आयोग, उसके बाद महिला आयोग, उसके बाद हम क्या देखेंगे, बाल संरक्षण आयोग। बहुत से आयोग हैं, वो हमें सभी आयोग क्या करना है, देखना है, जरूरी है ये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, इंग्लिश वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ अभी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देखें। सो द फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अगला वाला क्या है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी। इसके बाद क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद क्या है, नीति आयोग। द नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट कमीशन एचआरसी। नेक्स्ट इज कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग। नेक्स्ट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। नेक्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोग, विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सो ऑन द थिंग्स विच आर इन द 10th पोर्शन ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स। इसके बाद एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर जो हमने पहले देखा है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे पेपर की, जो कि हमारा क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हमने पहले ही आपको बताया। यहाँ पर हमें करना क्या है, 40% मार्क्स क्या है चाहिए है, ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, क्वालिफाई है। यदि आप फॉरेस्ट से हैं तो आपको दोनों जगह, वहाँ पर भी जीएस फर्स्ट में और पेपर सेकंड दोनों में फिर क्या करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप राज्य सेवा अकेला दे रहे हैं तो केवल आपको जो पीछे सिलेबस मैंने समझाया प्रीलिम्स का जीएस वाला, उसी में स्कोर करना है। यहाँ पर केवल आपको 40% अंक ही लाना है। तो इसको पहले हिंदी में हम समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है बोधगम्यता, इसको इंग्लिश में बताऊंगा अभी। संचार कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल। इसके बाद क्या है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्क करने का कौशल, विश्लेषण करने की क्षमता। नेक्स्ट है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन किस तरीके से लेते, एक चीज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, सामान्य मानसिक अभियोग्यता होगी, जिसमें आधारभूत संख्या यानी कि संख्या एवं उनके संबंध में विस्तार क्रम, जो कि 10वीं कक्षा के स्तर का आपसे पूछा जाएगा। निर्वाचन चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। और आखिरी पोर्शन जो होगा हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, 10वीं कक्षा का स्तर। ये ज़्यादा उतना कठिन नहीं रहता है ये पोर्शन, ध्यान रखें। इसको इंग्लिश में देखते हैं। पहला पोर्शन क्या लिखा है, कंप्रीहेंशन, फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट है लॉजिकल स्किल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी। और अगला है बेसिक नंबर सिस्टम अप टू 10th लेवल। और द लास्ट पोर्शन इज हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल अप टू 10th लेवल। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऑफ क्लास 10th लेवल will be tested in question paper
विदाउट प्रोवाइडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज ओनली। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो गाइज ये आज की क्लास यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। तो एक बार फिर मैं आई होप कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आप मेरा और अनुभव लेना चाहते हैं कि मुझे कितना नॉलेज है, कितने अच्छे तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊँ, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि MPPSC एंड व्यापम का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेना है। वो उसको लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल चूज़ करना है। गोल में क्या चूज़ करना है, MPPSC एंड व्यापम, और वहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आप विदाउट यूजिंग कोड, यदि आप मेरा कोड यूज़ किए बिना ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट उतना नहीं मिल पाएगा। तो यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो 12 महीने का जो पहले 7,000 है, और मेरा कोड यूज़ करते हैं तो वो 7,000 की जगह वो आपको कितने की हो जाएगी, 6300 की, जहाँ पर आपको क्या मिला, 10% का डिस्काउंट। क्या मिल जाएगा आपको, 10% का डिस्काउंट, ये ठीक है। और यदि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ध्यान देना 12 महीने का कितने में, 6300 में, और 10% के डिस्काउंट पर 24 महीने का जो कोर्स है वो आपको सीधा आगे कितने में मिल जाएगा, 7560 में। कितने में मिलेगा, 7560 ओनली में। कहने का मतलब है यदि आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे होते तो वहाँ पर आपको कम टीचर मिलते, और मंथली फीस यदि आप 1000 भी लें तो उससे ये बहुत कम रहेगा, लगभग कितना, 315 रुपये पर महीने पड़ रहा है। तो गाइस बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है। कोड क्या है, SWAPNIL, फिर से ध्यान देना, स्वप्निल, SWAPNIL। इसको यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट पाइए, अपने समय को बचाइए, पैसे को बचाइए, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, उसे एक नया आयाम दीजिए। सो प्लीज़ join us on Unacademy. Subscribe our channel, hit the bell icon, and join our Telegram channel for latest and more updates on my and our upcoming videos. Good night guys. Thank you. Radhe Radhe. नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।